उनके प्रभावहीन कैसे प्रभावहीन होते इस चीज़ को समझा, कैसे वो भारत में आए, कैसे विस्तार किए और किन चीज़ों का व्यापार किए, भारत को क्या दिए वो, इन सब चीज़ों को समझा। और भारत की आपने इस समय 17वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी 100 साल के इतिहास को अगर आप इसकी क्रोनोलॉजी को अगर समझ जाएंगे तो बाकी आगे के जो 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 300 साल, और इस समय कौन सी शताब्दी चल रही है? तो ये आधार एक बन जाएगा और इस आधार की फिर आपको अंडरस्टैंडिंग अभी अच्छी होगी। तो इस पीरियड की मैंने राजनीतिक स्थिति भी बताई, मैंने आपको ये भी बताया कि सेंट्रल पावर और रीजनल पावर, जब पुर्तगाली आए तो पुर्तगाली सब था नहीं जाकर सेंट्रल पावर से मिले, उनको भारत में जगह मिली तो रीजनल पावर के स्टेट्स में मिली, ठीक है। तो क्षेत्रीय अखंडता थी, लेकिन वहीं इस पीरियड में जब मुगल स्ट्रॉन्ग थे, अगर आप मुगल को 1526 में देखिए, अकबर से देखिए, जब अकबर बादशाह वहाँ से स्ट्रॉन्ग था, देखिए अकबर बादशाह 1562 से लेकर यहाँ इसमें मुगल स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद मुगल से जो बचे हुए क्षेत्र थे, जो उनके क्षेत्र में नहीं आते, मुगलों के साम्राज्य में नहीं आते, और वो कौन सी जगह है? वो तो हम दक्षिण में जाएंगे, जो मुगल साम्राज्य के पोषण नहीं, तो वहाँ आप क्या लेते हैं? वही हम आपको जो बताए थे, बहमनी और नीचे केरल। ये बहमनी में मैंने जो आपको बताया था, इधर करार और ये गोलकुंडा इतना बड़ा, और इधर बीजापुर, और उसके बाद नीचे का नीचे तो कभी विजयनगर साम्राज्य था, और यहाँ पर आके विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया था 1565 में, और उसके बाद कई छोटे राज्य जो कि मुगलों के अधीन नहीं, ये क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, इंडिपेंडेंट। तो जब बाहर से कोई आ रहा, आपको मैंने बताया था कि नया रास्ता बना, और नया रास्ता बना ये लोग आ रहा है, तो उनको यहाँ से परमिशन नहीं देगी, दिल्ली से परमिशन नहीं देगी, यही के दिल्ली को उन्हीं से परमिशन देगी, और ये तटीय क्षेत्र थे, और इन्हीं क्षेत्रों में उन्होंने अपने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, ठीक है। तो अब पुर्तगाली है, पुर्तगाली तो वही तक 1498 से हम देखेंगे 1660। देखिए 150-60 साल तक उनकी मोनोपॉली रही व्यापार, तो देखिए किस चीज़ की व्यापार की? तो मसालों के व्यापार पर उनकी मोनोपॉली थी। ये व्यापार ये वहाँ से आते थे हिंद महासागर, और मसालों के द्वीप के नाम से जाना था इंडोनेशिया, और ये एशिया का मैप है, यहाँ पर आपको इंडोनेशिया, मलाया, सिंगापुर, और यहाँ पर एक पोर्शन है मलक्का, इस क्षेत्र क्या बोलते हैं बच्चों? कौन से क्षेत्र होते हैं? कोरोमंडल। कोरोमंडल ये, फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ पर इनका एक मैंने बताया था एक बंदरगाह था, जिसका नाम था कोची, कालीकट, ठीक है। यहाँ
यहाँ से फिर ये यहाँ देखिए और ऐसे व्यापार देखिए। अब यहाँ पे सिर्फ आपको ये यहाँ पर नहीं समझना कि सिर्फ भारत के साथ में नहीं व्यापार है। ईस्ट इंडिया का मतलब होता है कि ईस्ट इंडीज पूरब के राज्यों के साथ में, पूरब के राज्य में भारत नहीं, ये राज्य और भी अंडरस्टैंड। इन राज्यों से भी मसाला से यहाँ केरल में पैदा होता है, लेकिन मसालों का द्वीप जिसको कहा जाता है वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है अभी वर्तमान में। यहाँ से कलेक्ट करते, फिर यहाँ से कलेक्ट करते। अब इसके बाद जो आएगा गालों के बाद डच आएगा, तो डच जो है ये मसालों का, यहाँ मसालों का व्यापार तो ये बहुत कम करते हैं। इनका जो व्यापार था सूती कपड़ा और रेशम का व्यापार। अगर आपसे कोई पूछे कि डच आए तो उन्होंने किस व्यापार, मतलब भारत से निर्यात करने की जो वस्तु जो इम्पोर्टेंट बनाई उन्होंने डचों ने, वो रेशम के कपड़े और सूती कपड़े, कि वो यहाँ से हम निर्यात। अब वो आए तो वो उनको भी कोटी बनाए, तो वो भी यहाँ पर वो इधर आए तो उनको यहाँ पुर्तगाली पहले से स्टैब्लिश लोग, तो यहाँ पर ये को पोर्शन पर, यहाँ पर ये पोर्शन है पूरी का। इसको अपना धीरे धीरे यहाँ से फिर बंगाल कई जगह उड़ीसा है, यहाँ महाराष्ट्र, इस तरह से उन्होंने अपना व्यापारिक गोदाम बनाया और व्यापार दोनों के बीच में चूंकि कोई सैनिक राजनीतिक इनकी कोई महत्वाकांक्षा थी नहीं। इनका काम राजनीतिक महत्वाकांक्षा न पुर्तगालियों की थी और न डचों की। इनका काम सिर्फ व्यापार करते थे। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा कौन सी यूरोपीय कंपनी थी जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत उसने भारत कौन? इंग्लैंड में फ्रांस का सबसे पहले डुप्ले जो भारत के इंटरनल मामले में इंटरफेयर, ठीक है। तो डच भी काम किए। अब ये 1602 में मान के चलिए भारत क्या है, उससे पहले ये आते थे मान था इनका कोई डायरेक्टर था, और वो 1602 में कंपनी बनी ना, लेकिन उससे 1580-85 से आते व्यापार। और पहले के पुर्तगालियों के अधीन पुर्तगालियों से माल खरीद के बेचते, फिर धीरे जब पावर जो पैसे वाले हुए तो इन्होंने खुद से अपना नौकाएं बनाई और फिर व्यापार में डायरेक्ट हुए। पहले तो डिपेंडेंट थे पुर्तगालियों, फिर बाद में जब इनकी इनकम आज व्यू है कि पहले जब कमजोर आदमी होता तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जब बच्चा जब छोटा होता है तब अपने पिताजी को पड़ता है, बड़ा होता तो दोनों को करने डिपेंडेंट होता है। सेम कंडीशन हर जगह अप्लाई होता है, नहीं हो फिर डिपेंडेंट हो। एक जगह निगापट्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछना लगता है कि मुख्य से मुख्यालय निगापट्टम कब पास है? तो 1690, जैसे मैंने आपको एक कल मैंने एक बताई थी 1690 के नाम कल मैंने डेट बताई थी 1630 कि कोचीन से मुख्यालय गोवा ट्रांसफर किया था पुर्तगाल में। तो ये प्रश्न पूछा था, एक कब यही एक मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन रखिएगा कि मुख्यालय पूरे व्यापार को कंट्रोल किया। तो जब भारत को कहाँ से कंट्रोल किया था? दिल्ली से। मोदी जी चाहे जहाँ चले जाए, रात में कहाँ सुने, पता नहीं कितनी फाइलें उनकी दस्तखत करना होगा। तो मुख्यालय वहीं से कंट्रोल, योगी कहीं भी चले जाएंगे लोग रात में कहाँ हो जाएंगे, लखनऊ। उस हिसाब से मैनेज करते हैं ना, मुख्यालय से पूरा प्रदेश या पूरा दिल्ली है तो पूरा देश कंट्रोल हो गया। इनका जो कथा होगा 1759 में एक युद्ध हुआ, वेदरा का युद्ध भी बोलते हैं इसको, वेदरा। अंग्रेज और डचों के, जिसमें डच पराजित और डच पराजित तो फिर इनको यहाँ से माइनस होते जाएगा इनका पराभव।
इसके बाद जो कंपनी आई वो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। थोड़ा मुझे पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगता है, फटाफट फैक्चुअल वाला सिस्टम नहीं है। ये टॉपिक है जो मुझे पढ़ाना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है इसको। जो बातें मैं बोलता हूँ, जैसे किताब, उसे कहते किताब रखी उसको भी पढ़ने पास हो जाएगा बहुत अच्छे नंबर। किताब को समझना, हम लोग भी स्टूडेंट थे, सोचते थे किताब खरीदेंगे पढ़ने के बहुत, किताब का एक पन्ना तक समझ में नहीं आएगा तब तक नजर तब तक अंडरस्टैंडिंग बनेगी नहीं। अंडरस्टैंडिंग बनेगी फिर आपको कुछ दिन बीतेगा, आपको याद रखने की जरूरत है, फिर आप बोलने लगो। अब जैसे अभी याद करते हैं तो कोशिश करो कि हमें याद नहीं करना है, हमें समझना है। अब अंग्रेज है, ब्रिटिश है, देखिए किसी का भाग्य कैसे, ये जो आप अभी टैक्स देख रहे थे, सबसे मतलब अंग्रेजों से भी ज़्यादा मतलब इनका व्यापार, इनका तो 1750 के बाद कहते हैं बाजी पलटना अचानक से और पावर में आया, इनका भाग इनका साथ, इनसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में नीदरलैंड्स। पूरे भारत का जो व्यापार था उसका 40% व्यापार सिर्फ डच, 39% है, 39-40% डच करते थे, तो काफ़ी बड़ा इनका बहुत अच्छा। और उन्होंने पुर्तगालियों को बीट किया, लेकिन सिर्फ व्यापार करते थे, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं करता, मतलब इतना कि हमको व्यापार करके क्या करना और अच्छे से काम करते। व्यापार यहाँ पर आपको नहीं पता है कि सूती और उसका कपड़े का निर्यात करना है। काशिम बाजार एक जगह है बंगाल में, काशिम बाजार में इन्होंने एक रेशम की बुनने की मशीन लगाई, चक्री जिसको बोलते हैं, और वहाँ पर एक पहला ऐसा प्रमाण है कि जहाँ पर एक फैक्ट्री लगाई जहाँ पर 3000 एम्प्लॉइज कि रेशम के कपड़ों को वहाँ बिना जाए और उसके बाद यहाँ से उसको बाहर भेजा जाए, नौकरी पे रखा 3000 कौन थे, भारतीय थे, उनके यहाँ काम करते थे, और वो जो कपड़ा तैयार होता था फिर उसको यहाँ से बाहर भेजते थे, काशी में। तो आप ये देखिए कि ये बहुत आगे थे, लेकिन ऐसा समय पड़ता कि पीछे हो गए और ब्रिटिश ने आगे चले गए। अभी ब्रिटिश का भाग्य तो बहुत जबरदस्त हो गया। अब क्या करें देखते हैं, अभी समय आगे चलते हैं, देखते हैं। कंपनी बनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका कई इसके फेज हैं, कई कंपनियों को मिलाकर बनाया गया ईस्ट के साथ में करवा उसको शिवा ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से जब उसको आना था ईस्ट में जाता, तो जो पहले से यहाँ स्थापित थे गांधी और डच नहीं चाहते थे कि वो भारत में आए और व्यापार करें, भारत में आए काफ़ी व्यापार करना, तो यहाँ किसी न किसी परमिशन नहीं करना। तो वहाँ को सूचना है कि भारत में इस समय अकबर हैं, बादशाह हैं, 1600 में अकबर थे, अकबर के 1605 में। तो वहाँ के व्यापारियों ने वहाँ के किंग से कहा, जेम्स प्रथम वहाँ के किंग का नाम, तो उसने कहा कि मैं चिट्ठी लेकर आ रहा हूँ, वहाँ जाइए आप चिट्ठी लेकर आए थे 1608 में यहाँ पहुँचा था। लेकिन हॉकिंस आपको नहीं पूछेगा, आप देखिए आप सन आपको कंडीशन होते हैं, जैसे जब हम लोग के ज़माने में सन बहुत पूछा जाता है। जब वो जाता है कि विलियम हॉकिंस आया था तो किस जहाज से आया था, नाम बताया, 4 ऑप्शन देते हैं, पता है याद है, हेक्टर ईजी हो। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम हो, आप कॉन्सेप्ट ही समझ। तो अभी विलियम हॉकिंस आया अकबर के नाम से, और यहाँ पहुंचा तो पता लगा कि जहांगीर से मिला, मुगल बादशाह से कि मुझे परमिशन दीजिए, मुझे भारत के साथ में व्यापार करना है। तो जहांगीर ने 1608 में परमिशन दे दी कि आप ठीक रहा, लेकिन जहांगीर के ऊपर जो यहाँ गाली थे और 10 के दबाव बनाया कि आप
अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को आप परमिशन मत दीजिए। तो जब इन्होंने अपना सूरत में अपना गुलाम बनाना शुरू किया, तो फिर पहले तो उसने परमिशन दिया, फिर उसने रोक दिया, यहाँ अपना परमिशन कैंसिल कर दिया। तो अंग्रेजों ने अपना काम रोक दिया। फिर वो यहाँ से सूरत में न ट्राई करके फिर वो चले गए मुगल साम्राज्य के अंदर करके जो क्षेत्र नहीं आया, कौन सा क्षेत्र आता था? गोल, अभी तो गोलकुंडा है, अभी हैदराबाद बात में। और गोलकुंडा में जो है मछलीपट्टनम 1611, यहाँ पर सबसे पहले अब आपके पास पूछे कर ब्रिटिश पहली कहाँ बनाई है अपनी व्यापारी कोठी, तो आप मछलीपट्टनम भी ऑप्शन दे देगा और सूरत भी देगा, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो सूरत होगा। क्यों सूरत होगा? क्योंकि बाद में जब ये हॉकिंस था, विलियम हॉकिंस, तो बहुत से सामान लेके आए थे, जो रॉयल चीज़ें जो जहांगीर को देखकर उसने लोग पसंद करें। तो जहांगीर जब खुश हुआ तो उसने फिर से ऑर्डर कर दिया, ठीक है आप बनाइए। जो काम रुक गया था 1608 में स्टार्ट होने पर व्यापारी का वो काम उसने फिर से स्टार्ट। तो 1608 में जो काम था और फिर बनकर तैयार हो गई सूरत में। तो क्वेश्चन आपसे कल पूछेगा कौन सी कोठी पहली बनी, तो आप आंसर सूरत ही करें। और मछलीपट्टनम 1613 में बन गया और ये 1611 में बन गया। बिल्कुल कमजोर व्यापार करने के लिए बहुत व्यापार करने की शक्ति नहीं है उनके पास। 1608 के बाद फिर एक 1615 सर टॉमस को फिर भेजता अपने दूत के रूप में, फिर ये जहांगीर से मिलता है। तो और भी सुविधाएं ये प्राप्त करना है कि हमें भारत से व्यापार करना है, तो हमको और भी तो बंगाल में कई सुविधाएं दी व्यापार ब्रिटिश स्टेट से, या बंगाल से भी व्यापार करना, आप अपना कोठी बना के व्यापार कर सकते हैं। कोठी मैंने आपको बताया कि व्यापारी कोठी का मतलब क्या होता है। व्यापारी कोठी का मतलब होता है कि आप वहाँ जाएंगे, अपना गोदाम बनाएंगे और जो क्षेत्रीय व्यापारी वो आप लाके सामान आपको बेचेंगे, आप इकट्ठा करेंगे और उसको वहाँ से सेल आउट करेंगे, बेचेंगे, बाहर ले जाकर बेचेंगे। जैसे आप अभी देखिए, आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी सुबह होती हर जिले में जैसे सब्जी मंडी बनाई जाती है, तो जितने आसपास के गांव वाले हैं अपने अपने गांव में वो सब्जी उगाते हैं, फिर सुबह उठकर उसको ले जाकर घर घर जाकर नहीं बेचते, जाके सीधा सब्जी मंडी में बेचते। सब्जी मंडी में इकट्ठा हो गया, फिर वहाँ से जिसको बिजनेस करना हो जाके सामान वहाँ से खरीदता है और फिर ले जाकर उसको बेचता, प्रॉफिट होगा, दोनों को प्रॉफिट होगा। जो क्षेत्रीय व्यापारी हैं, जो किसान हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं और ले जाके मंडी में बेचते हैं, और मंडी से जिसको व्यापार करना है, मंडी से सामान खरीदता है और ज़्यादा महंगे अपनी प्रॉफिट निकाल के उसको लोगों को पहुँचाता है। सेम कंडीशन देता है व्यापारी कोठी का, यही चीज़ व्यापारी कोठी में जो क्षेत्रीय व्यापार वो अपना प्रोडक्शन करें, हालांकि व्यापारी को वो अच्छा पैसा देते हैं। तो अब यहाँ पे ये होगा कि भारतीय व्यापारी को क्या, तो जो अच्छा पैसा देगा उसी को आदमी मार बेचेगा। तो ये जो यूरोपीय जो आए थे बाहर से, वो यहाँ के क्षेत्रीय जो व्यापारी थे उनको वो अधिक पैसा देते और सारा बिजनेस अपने ऊपर ट्रांसफर कर लेता होगा। यहाँ से सामान जो प्रेस करते थे लेगा यूरोप में, चलेगा चाइना में बेच दिया, जब डच अफीम खरीदे यहाँ से और ले जाकर उसको बेचे कहाँ पर, चाइना में, इसी रास्ते से यहाँ चाइना में। तो ये व्यापार सब कुछ व्यापार है, व्यापार ही चल रहा है और राजनीतिक अभी नहीं आया। 1615 का 1632 में गोलकुंडा के जो शासक हैं, कुली कुतुब शाह नाम होता, उससे उनको सुनहरा फरमानी क्वेश्चन बहुत पूछता क्वेश्चन, तो कई कंपटीशन में पूछा गया कि सुनहरा फरमान कब मिला था, किससे मिला, तो 1632 में मिला कि हमको आप 500 पगोड़ा दीजिए, पगोड़ा सोने के सिक्कों को बोलते थे पगोड़ा, हमको टैक्स दीजिए और हमारे क्षेत्र में जितना भी हमारा जो क्षेत्र है गोलकुंडा का, उस क्षेत्र में आप व्यापार कर सकते हैं। 1639 में यही मद्रास भी, यहाँ पे फ्रांसिस डे था, उसने यहाँ पर 1639 में मद्रास को 12,000 रुपये पट्टे पर
और वहाँ पर एक कोठी बनाई, एक इसको कोठी नहीं कहेंगे, उसको एक किला बनाया जो सेंट फोर्ट जॉर्ज के नाम से। सेंट फोर्ट जॉर्ज, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएगा 1649। अब आपको ये देखिए कि इनका जो है इसको समझना कि इनका विकास कहाँ हो रहा है। इसका विकास उत्तर में नहीं हो रहा है, उनका विकास दक्षिण में। जितनी भी कंपनियां आ रही हैं सबका विकास कहाँ हो रहा है? दक्षिण में, जहाँ डायरेक्ट मुद्राओं का कोई कंट्रोल नहीं है। जो यहाँ के किंग्स हैं उनसे परमिशन लेकर ये अपना काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। और अगर घुस भी रहे हैं तो आप बंगाल में, तो बंगाल में घुसने के लिए बंगाल का जो सूबेदार है उसे मिल रहा है। जिस सन की बात कर रहे हैं 1939, तो इस समय अगर यहाँ देखें तो भारत नाम मुगल में शाहजहाँ का, शाहजहाँ इसमें बादशाह 1648 से 1658, इनको इंटरफेरेंस नहीं, काम होना। फिर 1690 में अगर 1690 में इनको जमींदारी मिली। इस समय यहाँ का जो सूबेदार था उसका नाम था अजीमुल शाह। अजीमुल शाह तो ये मुगल ही वंश का, मुगल वंश का ही था। और इसने यहाँ पर एक 3 गांव थे, ये क्वेश्चन बने सुल्तानाती, कालीघाट और धोबी, ये 3 गांवों की जमींदारी ये भी 12,000 रुपये की इसकी जमींदारी हम आपको अंग्रेजों से। और अंग्रेजों ने यही कालीघाट को यहाँ पर स्टैब्लिश किया, यहाँ पे बनाया फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम और यही कालीघाट कलकत्ता, और रही कलकत्ता आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी बनी 1765। और पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी 1911 तक कलकत्ता। अगर आपसे पूछेंगे भारत में अंग्रेजों का शासन था, भारत की राजधानी क्या थी, तो आप कहेंगे कलकत्ता। भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता। तो मुगल की राजधानी थी आगरा थी, लेकिन जो अंग्रेजों ने जो नवीन भारत बनाया था, जो कंट्रोल किया, उसकी राजधानी क्या थी? कलकत्ता। तो 1911 में फिर राजधानी ट्रांसफर हुई कलकत्ता से दिल्ली, और वो 1911 से आज तक मिला। तो ये कलकत्ता होता है। यहाँ ये दूसरा क्वेश्चन पूछेगा पूछता है कि किस एरिया को लेकर, तो शायद उधर आपकी हो जाए तीनों गाँव को मिला, ठीक है। यहाँ कलकत्ता बना, जैसे ये पावरफुल होते जा रहे हैं, तो अभी किले बन रहे हैं। यहाँ भी बन गया किला, यहाँ पर भी बन गया, फोर्ट सेंट डेविड बन गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज बन गया, और यहाँ पर बन गया फोर्ट विलियम। और एक इधर आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर एक बम्बई उनको मिला ही था अंग्रेजों को, मुंबई का मिला था बच्चों, कब बताया था? 1681, और मिला कब था? 1681 में स्टार्टिंग, 1661 में, 1669 में मिला था 10 मार्च से, और उसके बाद 1687 ये डेट, ये इसको भी नोट रखिएगा, 1687 ये डेट इम्पोर्टेंट है। ये 1687 में जो सूरत में जो हेडक्वार्टर था उसको उन्होंने ट्रांसफर करके कहाँ बनाया? 1687 में मुंबई, और मुंबई का मुख्य केंद्र। और देखिए अंग्रेजों के यहाँ पे पहुँचते 17 अगस्त 1690 में पहुँच गए 17 तक। इनके पास एरिया क्या हो गया? मुंबई हो गया, इधर मद्रास हो गया, और यहाँ पर बंगाल, और ये इस क्षेत्र में व्यापार करते हैं। इनको अब और रिलैक्सेशन कैसे मिलता है? एक फरमान है 1713, और ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ से कहीं ना कहीं से आपको कोई प्रश्न मिलता है किसी भी कंपटीशन में। 1713 में जो मुगल बादशाह है उसका नाम है फर्रुख सिंह। मैंने आपको एक लाइन बताई थी ना कि मुगल
मुगल साम्राज्य कब तक स्ट्रॉन्ग रहा? 1707 तक। ये हमेशा याद रखिएगा। फिर साम्राज्य धीरे धीरे वीक होने लगा, क्योंकि साम्राज्य में अब बादशाह किसको बनना है इसका डिसाइड किंग मेकर करते थे। जब सम्राट, जैसे कि अब कल मैंने एग्जाम्पल दिया था लालू की डेथ हुई, छोटा सा अपने यूपी का 2 लोग हो गए, शिवपाल और अब इसमें कोई दूसरा भी इंटरफेयर करके वो अगर कहता कि नहीं इनको बना दो, तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है, और जो बनता तो वो जो बनाता उसके इशारों पर उसको काम करना। तो जो लोग इसको बना रहे थे, ये भी बादशाह बना था तो अपने पावर से नहीं बना था, किसी ने इसको बनाया था। मतलब जुल्फिकार, मैं उसका भी नहीं जाएंगे, अभी तो मुगल साम्राज्य का खत्म बताएंगे बहुत। तो अभी बहुत बीमार, तो कहते कैंसर जैसी बीमारी हो गई, थोड़ा सा ठीक नहीं हो रहा था, तो उसको बहुत ठीक करने का प्रयास किया था, तो जो यहाँ के हकीम थे वो उसको ठीक नहीं कर पा रहे। तो यहाँ का तीनों जगह के मिलकर एक प्रतिनिधिमंडल गया पद्मश्री से। इसमें एक डॉक्टर था, सर्जन, जिसका नाम था हैमिल्टन। तो हैमिल्टन ने उसको थोड़े का इलाज किया और वो ठीक हो गया, उसका ऑपरेशन कर दिया, छूट गया। भाई आयुर्वेदिक है और एक एलोपैथी है। आयुर्वेदिक भी कभी काम नहीं करता, तो कभी एलोपैथी काम करता था, कभी एलोपैथी नहीं काम करता, आयुर्वेदिक काम करता है। तो एलोपैथी के थ्रू उसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक हो गया तो प्रसन्न हो। तो इसने अंग्रेजों को 3 राइट्स, उसको फरमान देते हैं और उसको मानते हैं। उसने कहा कि यहाँ पर आप टैक्स फ्री व्यापार कीजिए। बंगाल में, यहाँ बम्बई सूरत में 10,000 रुपया आप दीजिए, और उसके बाद आप इस क्षेत्र में भी आप व्यापार कीजिए, 10,000 रुपये, 10,000। और यहाँ जो सिक्के आपके जो आप डालते हैं मुंबई में, जो सिक्के आप डालते हैं, वो सिक्के आपके आप पूरे जो मुगल साम्राज्य में उसको वैलिडिटी दी जाए, वो वैध है पूरे मुगल साम्राज्य। अभी तक सिर्फ अपने अपने क्षेत्र में वैलिड, जैसे अभी नेपाल का नोट ले आए तो चलेगा क्या भारत में? लेकिन भारत का नोट अगर हम नेपाल में लेके जाते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखा है कि हमारे यहाँ चल जाता है, लेकिन हम नेपाल का ले आए यहाँ चलेगा? वापस कर देंगे। तो लेकिन हम अपना नोट लेके जाते हैं वहाँ नेपाल में, तो गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखा है, इसलिए चल जाता है। जब तक इसने परमिशन है तो उनके सिक्के तो मुगल साम्राज्य में चलते, अपने क्षेत्र में चलते। यहाँ पर उनकी जगह जो सिक्के आप बनाओगे वो पूरे मुगल साम्राज्य में वैलिड अंडरस्टैंडिंग थी। तो कहते हैं एक इतिहासकार है, ब्रिटिश इतिहासकार है, और नाम है इसको मैग्ना कार्टा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महाअधिकार पत्र। अंडरस्टैंड? तो देखिए कंपनी कहाँ आई थी, धीरे धीरे कहाँ से कितना धीरे धीरे स्टैब्लिश होती जा, आपसी कोई प्रतिद्वंदिता नहीं हुई, 1713 तक आ गया। आपस में अभी देखिए सर पुर्तगाली भी है, उनसे भी कोई बहुत झगड़ा नहीं हुआ, और जो डच हैं उनसे भी झगड़ा नहीं, सब अपना अपना व्यापार कर रहे। एक कंपनी आई फ्रांस में कंपनी के साथ मतलब कुछ और पूरा कुछ और। भारत में मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब। याद है औरंगजेब 1658 से 1657। इंग्लैंड को बता रहे, ये क्या बताया हमने? वो कहानी खत्म हो गई, अभी डच पे पड़ी। क्या बता रहे हैं? अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बता रहे हैं क्यों बच्चों? एनी डाउट? क्या जी तुम लोग सब डिस्टर्ब भी कर। अब हम फ्रांस में चलते हैं। देखिए अब आ रहे हैं, अब हमको ये बताया कि देखिए यूरोपियन कंपनी आई और कैसे स्टैब्लिश हो रही है। पुर्तगाली है, डच है, और फिर ब्रिटिश है, और सबसे आखिरी फ्रांस। 1664 में बनी। इस समय यहाँ का जो शासक था भारत का औरंगजेब था, यहाँ आए, यहाँ लोगों ने परमिशन लिया, और इन्होंने भी अपनी फैक्ट्रियाँ बनाई, माहें बनाई, और इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेस था वो था
पांडिचेरी। पांडिचेरी का नाम सुने होंगे। पांडिचेरी क्यों मशहूर है? इस समय पांडिचेरी क्यों मशहूर है? यूनियन टेरिटरी हैं? यूनियन टेरिटरी हैं? यूनियन टेरिटरी यूटी है, वेरी गुड। अरविंदों का आश्रम है। एक क्रांतिकारी थे अरविंद घोष ना अरविंद घोष का चाहे इतिहास पढ़ेंगे वो भी सुने, तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो वो भी जानते होंगे अरविंद घोष। उन्होंने पूरी शिक्षा दीक्षा इनकी ब्रिटिश यहाँ आए, उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई लड़ी। फिर इसके बाद इनको पकड़ के जेल में स्वदेशी आंदोलन उनकी टिकरिया को मारे बहुत थे हमको, तो मारे। उसके बाद छूट क्या है कि उन्होंने कहा कि हम आश्रम बना के और लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करेंगे, जो जागरूक होंगे तब लोग फाइट करेंगे। तो ओरोविले एक आश्रम बना हुआ है पांडिचेरी में, इस वजह से बहुत अच्छी उनकी इंग्लिश स्पीकिंग थी और बहुत बौद्धिक थे और लड़ने का उन्होंने तरीका भी बताया। इसको नॉन वायलेंस कहते हैं, ये उन्होंने भी बताया था। बहुत अच्छा शब्द है इंग्लिश में, रेजिस्टेंस करते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध का जो सिद्धांत है उसको रेजिस्टेंस, पीसफुल रेजिस्टेंस ऐसे कुछ कहते हैं, वो अरविंद घोष। निष्क्रिय प्रतिरोध बहुत बढ़िया शब्द है। वही महात्मा गांधी की बात भी आप देखते हैं कि अहिंसात्मक आंदोलन के बारे में निष्क्रिय समझ कहते हैं आपको नहीं, आपको मानना है तो आप करिए, नहीं मानना उसके बदले में आपको पनिशमेंट देना। लेकिन हमको जो आपने कानून बनाया वो कानून हमको पसंद नहीं, इसको तो निष्क्रिय पनिशमेंट ही तो है। हर क्राइम की पनिशमेंट है ना। ये क्राइम करो तो 6 महीने का, ये आपको नहीं समझ में आया, क्राइम कर दी, ठीक है, वही तो कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो फ्रांसीसिया ने देखिए सब इसी कोने पर हैं। आपको सबसे बड़ी बात तो आपने इसको कि सब ऐसे 10-5 कंप्यूटर पे अपनी पूरी व्यापारी कोठी, जैसे मैंने कल एक नाम बस्ती है, तो बस्ती में रिलायंस ट्रेंड्स भी है और वी-मार्ट भी है, सब अलग अलग कंपनी है। V2 भी है, सब व्यापार, इंडिया मार्ट भी है, प्रकाश होटल भी है, तो दूसरा होटल सब है। अब सब हम जाते हैं सबको प्रॉफिट होता है ना। ऐसे वो आए और सब अपना व्यापार को ठीक है, जिससे जिसको फायदा हुआ जिसको बेच रहा है खाना लगा। तो मछली पर ये पांडिचेरी बाद में यहाँ पर एक माहे, केरल में माहे बंदरगाह और एक कालीचक मैंने बताया था कैरिकल करके एक जगह है। इन सब बंदरगाहों पर उन्होंने अपने अपने व्यापारिक टोलियाँ स्थापित की फ्रांसीसियों ने। अब समझना है कि आप लंगड़ा फंसता कहाँ से और कौन सा ऐसा व्यापार कर रहे हैं, कैसे भी व्यापारिक इच्छा से उनकी इच्छा कैसे बदल जाती है कि हम राजनीतिक शक्ति हासिल। व्यापारिक शक्ति का मतलब तो समझ लीजिए कि व्यापारिक शक्ति का मतलब था कि वो अपने देश से पैसा लेते, अपने देश से पैसा लेकर आते थे और यहाँ दे के अपना पैसा यहाँ देते थे और यहाँ का सामान ले जाकर इसको कुल मिला के भारत का कोई नुकसान नहीं था, भारत का सिर्फ फायदा था। भारत के पास सोने और चांदी के सिक्के जमा हो गए। मैंने बर्नियर का आपको प्रोफेशन वगैरह आर्टिकल का भी इस काम में और भी विलियम हॉकिंस वगैरह इन्होंने उन लोगों ने किताब अपने उसमें लिखा था, या फिर लोगों ने भारत में पैसा आता है लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं और भारत का फायदा हो रहा है, भारत का नुकसान हो रहा है। तो वो राजनीतिक बात है। जब वो भारत का पैसा यहाँ से खाएंगे और ले जाएंगे अपने, तो कैसे उठाते कैसे लेके जाते हैं। अब आपका दिमाग में ये भी प्रश्न आ सकते हैं कि वो कितना अमीर तो होगा नहीं कि अपने देश से पैसा लाकर यहाँ दे जाएगा। ये प्रश्न होना चाहिए कि अपने देश, क्योंकि वहाँ की जो सरकारें हैं तो वो भी तो कंपनी से कहेंगे कि हमारा देश बुरा हो रहा है, हमारा देश आर्थिक रूप से कंगाल हो रहा है, हम पैसा नहीं ले जाने ले जाने देंगे। तो पैसा उनके पास आया कहाँ, ये प्रश्न जरूर होना चाहिए। तो पैसा उनके पास, ये भी आप इसको भी जाने देंगे कि पैसा उनके पास आया कहाँ से। जितनी कंपनियाँ हैं उनका ये तो पूरब है,
पश्चिम में अमेरिका महाद्वीप की जब खोज हुई तो अमेरिका महाद्वीप के जरिए इन लोगों ने अपनी टोपियाँ व्यापारियों को निकाली तो वहाँ उनको सोना और चांदी के भंडार मिले अमेरिका में, और वहाँ जो पैसा मिला वो पैसा फिर लेके आए यूरोप और वहाँ से फिर उन्होंने व्यापार अपने देश का भी पैसा नहीं लेकर आए, और इसमें दुनिया को बहुत कुछ बदल दिया। अगर अमेरिका की खोज नहीं हुई थी तो हो सकता था कि शायद ये इतिहास में परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन को जानना बहुत जरूरी है। आप ये जरूर लिखेंगे कि अगर अमेरिका की खोज नहीं होती और वहाँ सोने चांदी और तमाम प्राकृतिक संसाधन अगर नहीं मिले होते स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन और फ्रांस को, तो वो इधर पूरब की तरफ व्यापार करने आ नहीं सकते। बहुत 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 सोने चांदी के सिक्के और वहाँ से ले आकर लाते थे और यहाँ लाते थे। यूरोप में भी एक नया वर्ग बन गया, यूरोप में एक नया वर्ग बना जिसको बोलते हैं मध्य वर्ग, क्योंकि यूरोप में भी राजा था, राजा के नीचे सामंत था और सामंत के नीचे कॉमन था। तो कॉमन पीपल ने ही व्यापार किया यूरोप में, और जब उसका पैसा हुआ तो वो बना मध्य पैसे वाला, तो वो राजा के साथ में मिलकर सामंतों का सब और वो पावरफुल है। और राजा और ये मिडिल क्लास व्यापारी, मध्य वर्ग बोले तो मध्य वर्ग का मतलब क्या समझेंगे, व्यापारी, इन दोनों ने मिलकर भी शासन किया यूरोप के ऊपर। और जो सामंत थे, जो लैंडलॉर्ड थे, जमीन के मालिक थे, उनको पावरलेस कर, उनको पावरलेस कर, और व्यापारी और राजा दोनों ने मिलकर यूरोप के ऊपर शासन। और वही व्यापारी भी यहाँ, राजा नहीं आया, सुना कि कोई राजा है, आज सुनते हो कि डोनाल्ड ट्रंप भारत आया, कोई जांच पंचम आए थे भारत में, सॉरी जांच पंचम तो आया था। जांच पंचम कब आया था, जब भारत को गुलाम बनाया, और आया था तो अपना वेलकम कराया 1911 आया था, किंग आया था ना, एलिजाबेथ भी आई थी वेलकम कराने, वो भारत की साम्राज्ञी बन गए, व्यापार करने नहीं, वो व्यापारी है। तो आप लोग कोई प्रश्न पूछे कि आखिर ये भी तो एक क्वेश्चन हो सकता है ना कि कहाँ से इतना पैसा आ रहा है, तो आप ये लाइन जरूर लिखेंगे कि भाई अगर अमेरिका की खोज नहीं होती तो यूरोप के लोगों ने जो पैसा जो भी सोने चांदी के भंडार उनको मिले उससे वो रिच, तो यूरोप में भी परिवर्तन आया, यूरोप में भी परिवर्तन आया, और वहाँ से वो मध्यवर्ग निकल के कहाँ से आया, भारत से आया, इधर कर्नाटक गिराएंगे। देखिए कर्नाटक के बाद बताने से पहले कुछ चीजों में आपको ये भाषा, ठीक, ये भाषा के नीचे कई प्रांत, भाषा यहाँ पर अपॉइंट करता गवर्नर, सूबेदार गवर्नर, और उस सूबे को भी कई छोटे छोटे पार्टों में काटा जाता है, तो वहाँ पे डेप्यूटी गवर्नर, जैसे मान लो डेप्यूटी गवर्नर, जैसे आप भी देखा ना, आज देख रहे हैं, आज भी एडमिशन हम समझते हैं भारत में कितने रात 28 रात लेकिन शासक होते थे, गवर्नर कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति, इसका मतलब सेंट्रल, अगर गवर्नर अपॉइंट करने का अथॉरिटी खत्म हो जाए मीन्स क्या होगा, स्टेट इंडिपेंडेंट हो गया, स्टेट की गवर्नमेंट बिना गवर्नर के परमिशन से कोई काम कर सकती है, एक अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती, जब तक गवर्नर उसका कर सकता है, कोई कानून बनाएगी, कानून तभी लागू होगा जब तक गवर्नर उसका सिग्नेचर नहीं करेगा। ये आज भी उस ये भाषा है, ये गवर्नर। अब आपको देखना है कितने प्रांत थे, प्रांतों की संख्या भी देखेंगे तो 18 और 21 प्रांत, दो प्रांत और चीजें थे, गोलकुंडा और बीजा, उसको भी समझते हो जाए, इधर जो है गोलकुंडा
इसको 1686 ये इंडिपेंडेंस इसको जीता, किसने जीता? औरंगजेब। और जीतने के बाद अपना सूबेदार अपना इसका जो क्षेत्रफल था यहाँ तक के और जो आप सुनते हो नाम कर्नाटक, कर्नाटक कहाँ पर है इसे? इधर है ना? हाँ बस यही आजकल इधर है कर्नाटक। लेकिन जिस समय आप पढ़ रहे हैं उस समय किस एरिया में पढ़ रहे हैं? इसको तमिलनाडु में मद्रास, उन्होंने बताया ना मद्रास में फोर्ट से 2 किले बनाए, फोर्ट सेंट जॉर्ज, अंग्रेजों ये पांडे सब इसी एरिया में। ये जो गोलकुंडा था, गोलकुंडा में हैदराबाद बना, राजधानी गोलकुंडा। ये 1581 में बना, 1581 में हैदराबाद और 4 मीनार सेक्टर कभी भी दे देते हैं कि अकबर ने जितने वो बनवाए हैं अपने समय में, जो किले बनवाए हैं या जो मकबरे बनवाए हैं, और इसको भी दक्षिण को भी कनेक्ट कर देते हैं। बोलते हैं इसको कालक्रम के अनुसार लगे, कालक्रम के अनुसार लगे कि पहले कौन सा बना, बाद में कौन सा बना, उसके बाद कौन सा बना। तो पता हम उत्तर भारत का इतिहास पढ़ते गए और दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे गलत। जब हमको पता रहेगा 1591 में बना था हैदराबाद, तो हैदराबाद के साथ में क्या बोलते हैं 1591। और इसी समय 4 मीनार में तो लेकिन बना मुगलों के अधीन। मुगल ने जिस सूबेदार को अपॉइंट किया उस सूबेदार ने सॉरी मुगलों के अधीन तो 1687 में आया। ये पहले बना था बैमनी बस उस, अब तो इसको जीत गया। तो अब इस जो गोलकुंडा जिस जगह को कहा जाता था उस जगह को कहा जाएगा हैदराबाद। क्या कहा जाएगा? तो हैदराबाद में उसने अपॉइंट किया अपना सूबेदार। हैदराबाद के अंदर में भी ये पोस्ट कर्नाटक, तो हैदराबाद का निजाम था और वो अपने अधीन यहाँ पर अपॉइंट करता था। ये 1687 के बाद का ये इतिहास है। ये मुगलों के कंट्रोल, अभी तक मुगलों के कंट्रोल में नहीं, तब तक वो इंडिपेंडेंट, मुगलों को उसमें इंटरफेयर है मुगलों से, और इसका संघर्ष चल रहा है। अब अगर औरंगजेब की पॉलिसी पढ़े होंगे अपने के बच्चे तो देखिए सुनते कि सबसे आखिरी में औरंगजेब के 2 प्रांतों को नहीं जीत पाया बीजापुर और गोलकुंडा को, जो 1687 में मिला और उसको फिर मुगल साम्राज्य में मिला। और देखिए ये आप सन पढ़ रहे ना, इसीलिए मैंने क्या कहा क्रोनोलॉजी जरूर समझिए कि सब कुछ चल रहा है, व्यापार भी चल रहा है, अंग्रेज भी चल रहे हैं, पुर्तगाल भी चल रहे हैं, डच भी चल रहे हैं, फ्रांसीसी भी चल रहे हैं, सब व्यापार कर रहे हैं और ये काम। लेकिन ये अधीन तो किया, और जब तक औरंगजेब जीता रहा तब तक बहुत अच्छे से प्रशासन। अच्छा अधीन का मतलब इसे राजनीति अधीन का मतलब क्या समझते? मतलब जैसे कि आज अधीन कैसे हैं, आज का एग्जाम्पल देखिए कि सबसे पहले तो केंद्र हमारे राज्यपाल अपॉइंट करता है। अभी कोई मामला प्रदेश में बिगड़ता है तो सब लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन लगाओ, राष्ट्रपति शासन लगाओ। मतलब क्या कि केंद्र अपने कंट्रोल में कर ले, राज्य सरकार को खत्म। अंडरस्टैंड? और दूसरा क्या है? दूसरा है कि हम राज्य में जो भी काम करते हैं, जो इससे इनकम होती है टैक्स, उस टैक्स का हम बंटवारा करते हैं। आधा पैसा हम केंद्र को देते हैं, आधा पैसा हम राज्य के डेवलपमेंट के लिए रखते हैं, और आधा पैसा केंद्र लेता है। फिर वो पैसा वहाँ से फिर डेवलपमेंट के लिए कुछ योजना के थ्रू लोक कल्याण के लिए उसको पैसे को खर्च करते हैं। और अगर हम टैक्स ना दें तो हम अधीन हैं उनके, तो विद्रोह हो जाएगा। अपने में जीतने का मतलब कि वो भाग को जीत लेना और फिर वहाँ से जो इनकम जनरेट हो वो अपने पास, हैदराबाद का निजाम अपने पास रखता है और वहाँ का पोर्शन दिल्ली को भेजता है। तब वो कंट्रोल में माना जाएगा मुगलों के कंट्रोल में। और कब मुगलों के कंट्रोल में नहीं माना जाएगा कि जब
उसको समाप्त होगा। पहला अपॉइंट करने का गवर्नर और दूसरा टैक्स उसको जब नाम मिलेगा। तो ये 1707 जब औरंगजेब की डेथ हुई और उसके बाद बहादुर शाह प्रथम हुआ, फिर जहांदार शाह हुआ 1 साल के लिए, और वो फारूक शेर आया। फारूक शेर की 1719 में डेथ हुई। तो फारूक शेर के बाद मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह हुआ 1719 से 1748 में। तो नाम ही रंगीला था, रंगीन। हालांकि फारूक शेर के समय से ही बहुत कुछ समस्याएं जागीरदारी और मनसबदारी में करता है, वो भी बताएंगे, लेकिन अभी वो उसका समय नहीं है। इंटरनल कन्फ्लिक्ट की वजह से मुगल बहुत वीक हो गए। मुगल वीक हुए तो जो उनके अपॉइंटेड सूबेदार थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कि हम स्वतंत्र हैं, हम अब तुम्हारे अधीन नहीं हैं। कैसे इंडिपेंडेंट घोषित किया? अब 3 लोगों ने इंडिपेंडेंट घोषित किया। एक बंगाल, ये मिलाने के लिए आता है, ऐसे दे देंगे और सिर्फ नाम लिख देंगे मिलाओ। एक हैदराबाद और एक कहा, इसको उत्तराधिकारी राज्य। बंगाल जो इंडिपेंडेंट हुआ वो मुंशी हुई, हैदराबाद चिंतली और अवध माधव। ये सब अपॉइंटेड किसके थ्रू थे? औरंगजेब के थ्रू। औरंगजेब की डेथ हुई, वहां शासक बदल रहे थे। अगर वो चाहते तो इनको यहाँ बदल सकते थे, लेकिन उनके पास इतना पावर नहीं था कि वो यहाँ से किसी भी सूबेदार को बदल सके। इन्होंने भी अपने ही वंश के, जैसे कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, अब वो अपने लड़के को यहाँ कराया, फिर उनका लड़का अपने लड़के को राज्यपाल बना। तो सेंटर का कोई मतलब है? सेंटर तो 5 साल में बदल देगा ना, किसी दूसरे को राज्यपाल को देश पड़े आज़ादी के बाद हर 5 साल के बाद राज्यपाल बदल गए, हर 5 साल बाद राज्यपाल बदल गए। कौन बदलता है? सेंटर बदलता है। संघात्मक शासन संघ सबसे हमारे यहाँ अमेरिका और भारत में यही अंतर है। अमेरिका में राज्य मजबूत है, भारत में केंद्र में राज्य की हिम्मत नहीं है। राज्य को नहीं करेगा तो बाहर में भेज देगा। मणिपुर में जो हो रहा है, अगर केंद्र की चाल है तुरंत बंद हो जाए, लेकिन हो सकता है कुछ में पॉलिटिक्स हो चलना है, वरना अगर सरकार चाहे तो पत्ता नहीं हिल सकता। सरकार के अंदर इतनी शक्ति है, क्योंकि अब आपको इलेक्टेड होना है। सरकार अगर चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। यानी कि अगर कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार का चोरी नहीं हो सकती अगर सरकार चाहे। तो ये देखिए, अब ये लोग अपॉइंट होने के बाद उन्होंने अपने आप को अर्ध स्वतंत्र घोषित किया। अब हम अपने बच्चों को अपना दूसरा दिखा रहे हैं। अब मुगल बादशाह है वो अपॉइंट नहीं करेगा, अब वो मालिक हो गए, बंगाल के मालिक हो गए इंग्लिश खान हैदराबाद। इसको आसफ जाह भी कहते हैं। निजामुद्दीन आसफ जाह की उपाधि इसको किया और इसके धार रखते हैं इंग्लिश खान। हिस्ट्री बैकग्राउंड में कितने बच्चे? हिस्ट्री बैकग्राउंड में 2 ही बच्चे होंगे। बैकग्राउंड क्या मतलब बच्चे को भी। और सब साइंस बैकग्राउंड में कितने बच्चे? साइंस आर्ट्स बैकग्राउंड में और सब किस बैकग्राउंड में? वाणिज्य कॉमर्स के। तो पूछ रहा हूँ कि मतलब बताएं, आर्ट्स और साइंस 2 फैकल्टी और वाणिज्य होता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि आर्ट्स से कितने बच्चे और साइंस से कितने बच्चे हैं और वाणिज्य से? तुम्हारा कौन सा है जी? कौन सा फैकल्टी कौन सी रही? आर्ट्स फैकल्टी, साइंस फैकल्टी? आर्ट्स पता रहेगा। साइंस फैकल्टी वालों को कुछ मजा आ रहा है इसमें कि मतलब
कैसा लग रहा साइंस बोलिए तो रहा था। है? साइंस वाले बताए क्या? हाँ ठीक है, 12th पास हो, अभी किसी मतलब वो फैकल्टी में नहीं है। लेकिन ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में घुस रही है, मैंने ये पूछने का बाउंस तो नहीं हो रहा। और 12th पास हो तो जैसे मान लीजिए, तो हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बुराई है कि सबको बच्चा समझ रहा है, बिल्कुल नहीं समझना चाहिए बच्चा। जितनी बच्चे के अंदर लर्निंग कैपेसिटी होती है उतना मेरे अंदर नहीं। बच्चा सब कुछ सीख सकता है, उसको जो सिखाया जाएगा, इसलिए अपने आप को बच्चा ना माना, जो सिखाया जाएगा वो सीख। तो ये स्वतंत्र, ये यहाँ पर आगे फिर बंगाल, हैदराबाद, और ये सब स्वतंत्र हो, ठीक। तो अब चूंकि सेंट्रल का बोल रहा, सेंट्रल का कोई इंटरवेंशन है नहीं है बंगाल में, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हैदराबाद में जो थी ये समझ में आ गई, ये समझना बहुत जरूरी है कि हैदराबाद कभी किसी जमाने में गोलकुंडा की राजधानी थी। गोलकुंडा स्वतंत्र रास्ता, फिर 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने जीत लिया, फिर मुगलों के अधीन रहा 1687 से लेकर आएंगे तो 1724 तक। मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया। ये सबसे मोहम्मद शाह का जो पीरियड है 1719 से लेकर 1748, इस बीच में 3 राज्यों ने जो कभी मुगल साम्राज्य में रहे थे वो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित, और यही मिलाने के लिए ऐसे नाम लिख देंगे और ऐसे राज्य का नाम लिख देंगे और बोलेंगे मिलाइए ऐसे। अब अगर आपको ये याद है दिमाग में बैठा हुआ तो फटाफट ऐसे से मिला देंगे। अब इसी ऑप्शन में देखेंगे, पहले का 2, पहले का 14, नेटवर्क में ऐसे आता है, फट से पता है 4 ऑप्शन दिया, उसको फटाफट मिलाया, ऑप्शन भी रखते मिलाया विदिन 2 सेकंड 3 सेकंड, अगले क्वेश्चन को करो। ये इसलिए यही कॉन्सेप्ट से छोड़ कि बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कौन कहाँ पर अपने आप को। तो अब हम हैदराबाद पे आते हैं, ये तो आप जानना शुरू हो, इसी को उत्तराधिकारी राज सक्सेसर स्टेट कहते हैं, सक्सेसर स्टेट अंग्रेजी में कहते हैं उत्तराधिकारी राज्य, मुगलों के उत्तराधिकारी। फिर यहाँ पे तो हैदराबाद का जो निजाम है आसफजाह, आसफजाह ये बेटा उपाधि है, और इसके नीचे जो था यहाँ का सूबे का, इसका भी नाम था, इसी के अंदर इस एरिया से जैसे ये टैक्स कलेक्शन करते थे, अभी अपने पास रखेंगे, ये टैक्स कलेक्शन करेंगे तो इनको इंडिया जीत में। तो जब इसने अपने आप को स्वतंत्र किया तो इन्होंने कहा कि हमको यहाँ हमको नवाबी बना दो, हम नवाब को। तो अब यहाँ पर इस रीजन को बोलते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में 3 युद्ध हुए हैं कर्नाटक में। जब हम लोग छोटे थे कर्नाटक पढ़ते थे, वो मैप में जाकर कर्नाटक इधर रहता था, उसमें जो लिखा रहता था वो इधर था ही नहीं, रहता था। तो जब तक अब ये जैसे पता चल जाएगा, अब आप जाकर जब मैप ऊपर पढ़ेंगे फटाफट तुरंत आपको समझ में आएगा। हाँ कर्नाटक, यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो बता रहा हूँ कि तमिल क्षेत्र में जो वो एरिया था उसको कर्नाटक कहते हैं। आप उसको तमिलनाडु कहते हैं, इसको कर्नाटक कहते हैं। वर्तमान क्षेत्र था तमिलनाडु क्षेत्र था, नहीं, अवध का कोई कनेक्शन नहीं। अवध तो आपका जिस क्षेत्र में आप रहते हो उत्तर प्रदेश। सादत खान अवध का वहाँ का सादत मैंने बोला, देखो ये सादत हमको मैंने सादत खान, ये डिफरेंस। अगर ये सब चीजें आप गौर कीजिए, लेकिन हम आपसे प्रश्न ऐसे नहीं पूछेंगे सर, हम आपसे
कहते तो नहीं कि सब देखिए पूरा पाठ्यक्रम बदल दिया गया, सामान अध्ययन करते। अब आपसे पूछेंगे आखिर वो हुए तो आपसे पूछेंगे कैसे कैसे परिवर्तन हुआ ये आपको उसे में परिवर्तन बताया ना, आप लिखेंगे कि केंद्रीय शक्ति क्या है, क्षेत्रीय शक्ति क्या है, और कब वो पावर में है, कब अपने आप को वहाँ से अलग किया, ये आप उनको समझाएंगे। समझाना है आप विज्ञान में। और पहले क्या था कि फैक्ट लिखना था, कहानी की तरह। अब आपको कहानी क्या, आपको वो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करता है कि यह समस्या का समाधान आप जो दिमाग अब बहुत बदल गया। पहले के जो IAS थे कहते, पहले के आज के जो IAS बनेंगे दोनों विभाग में, अरे एक पेपर पढ़ के आए आपको तो बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना मतलब कि सारे विषयों को। जैसे हम लोग महाभारत में 20 किताबों को देखे थे, तो वो सीख कर आए तो फला गुरु ने ये ज्ञान दिया, फला गुरु ने ये ज्ञान दिया। एक आदमी के अंदर विभिन्न ज्ञान होता है, और वो फिर काम करेगा। आपको फिजिक्स भी पढ़ाया जाएगा, आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, साइंस भी पढ़ाया जाएगा, आपको आर्ट्स भी पढ़ाया जाएगा, आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया जाएगा, आपको पर्यावरण अध्ययन भी पढ़ाया जाएगा। आज की सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण अध्ययन है पूरे विश्व के लिए। बहुत अलग जैसे आप इतिहास पढ़ के गया, पर्यावरण अध्ययन पढ़ेंगे, कैसे काम चलेगा? क्या है सर? हैदराबाद तीन दिन उधर कर्नाटक से, कर्नाटक का प्रथम कर्नाटक का दूसरी ये खत्म हुआ। यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल निश्चित है कि यहाँ से एक सवाल जरूर आता है, अगर आप नेट का इतिहास में और सिविल सर्विसेज में हो सकता है पूछे कि परिवर्तन कैसे हुआ कर्नाटक के युद्ध के माध्यम से भारत में, कौन सी शक्ति पावर में है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कौन कौन सी युद्ध हुए और कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पावर में। यहाँ हुआ हिंसा प्रेस की समय, समझना है आपको। ये युद्ध जो हुआ, ये युद्ध यहाँ भारत में तनाव की वजह से नहीं हुआ। इस समय यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस लड़े आपस में। और जब वहाँ लड़े तो दोनों कंपनियां जो यहाँ पर थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी प्रतिध्वनि थी। वहाँ लड़े तो ये आपस में यहाँ पर इस पोर्शन, और इसकी शुरुआत जो की थी वो अंग्रेजों ने की थी, फ्रांसीसी युद्ध को नष्ट किया। इसमें कहते हैं अंग्रेज जो था गवर्नर था, तो उसने फ्रांसीसी युद्ध को नष्ट किया। उसकी शुरुआत इसने की थी, तो आपने फ्रांसीसी युद्ध को नष्ट किया। और उसको नष्ट किया तो जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, उसने मॉरिशस में जो फ्रांसीसी सेना थी उसको वहाँ कॉल किया, बुलाया कि आइए हमारी मदद कीजिए। तो 3000 सैनिकों के साथ नौसैनिक मॉरिशस, और यहाँ पर उसने अंग्रेजों की नौसेना को उसने परास्त कर दिया। और परास्त करने के बाद मद्रास को उसने कैप्चर किया। कर्नाटक में तमिलनाडु की राजधानी और मद्रास को कैप्चर कर दिया। इसका जो किंग कर्नाटक, उसका नाम था अनवरी।
अनमरूद। और उसके बाद अब यहाँ 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 भी जो ला बोर्बोनों को जिसको बुलाया था उसने फ्रांसीसी सेनापति, तो ला बोर्बोनों ने रिश्वत ले ली अंग्रेजों से और फिर मद्रास को उसने इंडिपेंडेंट कर दिया, छोड़ दिया तुरंत और वापस चला गया। लेकिन डुप्ले की इच्छा थी कि मद्रास को छोड़ा न जाए और उसने अपने सैनिकों के माध्यम से उसके ऊपर उसका घेरा डाला मद्रास। तो जब अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब से ये कहा कि हम भारत में व्यापार कर रहे हैं, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, तो आप ऐसा कीजिए, नवाब से कहा कि आप कहिए कि ये घेरा उठा फ्रांस के लोग मद्रास के किले से। तो डुप्ले ने कहा कि आप इंटरफेयर नहीं कीजिए, हम उसको आपको बाद में वापस करें मद्रास को, अनवरुद्दीन को वापस करें तो कर्नाटक। तो इसने वापस नहीं किया, अनवरुद्दीन ने इंतजार किया कुछ दिन कि मद्रास को हमको वापस कर देगा, हमारे क्षेत्र के अंदर इंटरफेयर, अभी तक तो व्यापारिक इनका हस्तक्षेप चल रहा है और ये राजनैतिक हस्तक्षेप, ये पहला ऐसा मामला था कि अभी आपको ना कि पहला कौन सा मामला था जिसमें हस्तक्षेप। तो इसको अंग्रेजों से पहले जीता ला बोर्बोनों ने, लेकिन ला बोर्बोनों ने फिर, अब इसी पे क्वेश्चन बनता है, इस पर कई बार प्रश्न आ चुका है, जीता फिर उसने घूस लेकर दे दी अंग्रेजों को, लेकिन डुप्ले ने फिर उसको घेरा डाला और अंग्रेज कह रहे हैं कि इसको छोड़ा जाए। तो अब छोड़ने के लिए वो फिर अनवरुद्दीन से कह रहे हैं कि आप कर्नाटक के नवाब हो और ये इंटरनल मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं, आप ये चीज़ को छोड़ दें। तो कह रहे ठीक है, आप परेशान मत होइए, हम मद्रास खाली कर देंगे। लेकिन जब खाली नहीं किया तब अनवरुद्दीन ने अपनी सेना भेजी 50। फ्रांस कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में 1000 के सेना, जिसमें सिर्फ 263 फ्रांसीसी थे और बाकी हिंदुस्तानी उसमें कहाँ 50,000 के सेना। लेकिन इस 1000 सैनिकों में 50,000 की सेना को फिर आगे तकनीक, ये जो फ्रांसीसियों की टेक्नोलॉजी थी उसके आगे आप बताइए 1000 की सेना 50,000, एक यानी कि 1 पे 10, ये अनवरुद्दीन को समझ नहीं आता कि 1 पे 10 हम कभी जीत नहीं पाए और अनवरुद्दीन को उसने पराजित कर दिया। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, यहाँ जब युद्ध चल रहा था, लेकिन जब यहाँ पर ऐसा परिस्थिति हो गई इंग्लैंड और फ्रांस में, तो फिर उसका रिजल्ट यह आया कि इन्होंने कहा कि तो एक दूसरे के जीते हुए प्रांतों को, एक दूसरों के क्षेत्र जीते हुए क्षेत्रों को वापस कर दिया। तो मद्रास को यहाँ मद्रास को फिर अंग्रेजों को वापस कर दिया गया और फ्रांसीसियों का जो कनाडा में एक निवेश था लुइस करके, वो फिर फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को वापस और फ्रांसीसियों ने मद्रास को अंग्रेजों को, इस तरह से बराबर हो चुका है। पहला जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो था वो बराबरी पे चुका कि एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को वापस कर दिया और फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को वापस कर दिया। तो इस तरह से अगर ये आपसे पूछा गया कब हुआ, 1740 मद्रास का मामला था और कैसे समाप्त हो, तो ऐसा अभी आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। अगर आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दें कि आप 1 साल से ज़्यादा हो गया रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ना, युद्ध का मतलब समझें आप क्या होगा। तो क्या रूस में कॉमन पीपल नहीं रहते, उनका भी वही जीवन चल रहा है, वो भी सोते होंगे, वो भी खाते होंगे। आज 365 से ज़्यादा दिन हो गए रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, चल रहा है, युद्ध चलता रहेगा, लोग अपना काम करते रहेंगे जब ठीक ठाक होगा। युद्ध में सिविलियन इन्वॉल्व होते हैं, सिविलियंस का मतलब नागरिक, सैनिक है, युद्ध है, रूस है, यूक्रेन है, ऐसे ये भी युद्ध होता है, सिविलियन से कोई मतलब नहीं। जो उनके सैनिक हैं यहाँ जो है इंटरनेशनल वहाँ पे, वहाँ शांति हुई, पर जो आदेश आया वो सामने करना पड़ा। तो युद्ध का मतलब ये नहीं, युद्ध का मतलब पूरा आज भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, पूरा भारत के 140 करोड़ और पाकिस्तान के 10 करोड़ नो। अभी दिमाग में बात होती होगी कैसे हो ना, अभी बहुत सारे युद्ध, अभी आपके सामने पता कैसे पता
इसमें ये होगा कि सिविलियन सरकारों का सरकार है, आप सरकार करते हैं, सिविलियन इन्वॉल्व, सिविलियन के ऊपर फर्क पड़ता है। अगर कोई सरकार लगातार युद्ध करे तो जो पैसा उसको सिविलियन की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं के लिए खर्च करना है, तो वो पैसा वो उस सिविलियंस के ऊपर ना खर्च करके नागरिकों के ऊपर वो पैसा युद्ध में, तो क्या होता है, वो पैसे का नुकसान होता है। और भोगता कौन है? उस देश की जनता। उसके पास गरीबी नहीं होती, अच्छा खाना नहीं खा पाते, अच्छे ढंग से रह नहीं पाते, सब कुछ और। इसलिए जो समझदार व्यक्ति होता है या समझदार राजा होता है वो हमेशा युद्ध को हमेशा टालने की कोशिश करता है। अभी आपने एक बयान सुना होगा मोदी का कि युद्ध का दौर का मामला है ना, इंटरनेशनल ये सब कोटेशन पूछ रहे, कब कहा, क्यों कहा और कहाँ कहा, ये सब करना आगे पूछे जाएंगे, तो आप बताएंगे इंटरनेशनल पार्टी पढ़ते भाई भारत की ये युद्ध का दौर नहीं है, बातचीत से समस्या का समाधान किया है। अब फिर यहाँ आएंगे कि तुर्की युद्ध अभी खत्म नहीं होता, फिर उत्तराधिकार का युद्ध। अब यहाँ ये भारतीय मामला, भारतीय का मामला है, यहाँ का थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ता है। अनुरूपित आए कैसे, इसमें मामला ये था कि अनवरुद्दीन जो थे ये यहाँ कर्नाटक के नहीं थे। कर्नाटक का जो किंग था इसके पास कोई औलाद नहीं थी, तो उसने अपने भाई के बच्चे को गोद देकर उसको वहाँ का किंग बनाया। तो उसका बच्चा था और उसका एक बहनोई था, उसका नाम था दोस्त होता। तो उसके बच्चे की डेथ हो गई, और इसी बीच में जिसमें दोस्त मोहम्मद था, तो दोस्त मोहम्मद को मराठों ने आक्रमण किया और दोस्त मोहम्मद को कैप्चर करके ले गए। तो इसमें कर्नाटक का कोई लीगल उत्तराधिकारी था नहीं, उसकी डेथ हो गई, तो कोई उत्तराधिकारी था नहीं। कि ऐसे मामले में इसने इंटरफेयर किया और यहाँ तक हमारे अनुमति शासक, और इसी बीच में छूट के आ गए दोस्त मोहम्मद। तो दोस्त मोहम्मद कह रहे थे कि मैं लीगल शासक को करना चाहिए, गद्दी पर मुझे बैठना नहीं है, लेकिन बैठा कौन है? अनुमति। तो दोस्त मोहम्मद गद्दी पे बैठना चाहते थे और अनुमति उनको हटाना चाहिए। तो दोस्त मोहम्मद को किसी की मदद चाहिए, तो दोस्त मोहम्मद एक नाम उनके और नाम देख लो, दोस्त मोहम्मद ने एक नाम चंदा सा चंदा साहब को अब इसको थोड़ा सा वो छोटे में बताओ, थोड़ा सा और एक्सटेंड करो, बहुत सारा एक्सटेंड करना जरूरी है। एक्सटेंड करना है, ये हम लोग 1749 और 54 पे चल रहे हैं, तो 1749 और 54 को समझना भी जरूरी है। इस समय भारत की स्थिति क्या थी, आपको पता है कि मुगल साम्राज्य ठीक हो चुका है और छोटा हो चुका है, जो उसकी रियासतें हैं वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं। 3 रियासतों के मैंने आपको नाम बताए भी, बंगाल, उड़ीसा और अवध। इसके अलावा बहुत से लोगों ने विद्रोह कर रखा है, जिस विद्रोह में एक स्टेट है मराठों का नाम सुना होगा आप लोगों ने। शिवाजी ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी 1674। ठीक है, फिर शिवाजी के वंश रहे, शिवाजी के वंशों के बाद जो उनके पेशवा थे, फिर उन्होंने उनसे सत्ता हस्तांतरित कर ली, और पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव, ठीक है, पेशवा विश्वनाथ प्रथम थे, फिर बालाजी बाजी। तो ये थे, तो ये उनका सीधे टक्कर मुगल वीक हुए, तो ये पेशवा ये सोचते थे कि हम मुगलों के बाद पूरे भारत पर हम अपना कैप्चर करें, और उस क्षेत्र में सफल भी हुए। लगभग पूरा दक्षिण भारत को उन्होंने जीत लिया था,
और उत्तर भारत में मुगलों के जो राज्य थे, जो कभी मुगलों का भी थे, उनको भी उन्होंने परास्त करके लगभग 3/4 पोर्शन भारत का उन्होंने जीत लिया, पेशवाओं ने अपने अधीन किया। अगर पानीपत के तृतीय युद्ध में अगर ना हारते अफगानों से, तो भारत का इतिहास कुछ और होता। तब अंग्रेज नहीं आए थे, अंग्रेजों के सबक कि पेशवा पराजित थे। तो जो पेशवा थे, पेशवा 1761 में हुआ ना, और हम कहाँ पे हैं 1749 से 54। तो मराठे क्या चाहते थे? मराठे चाहते थे कि मुगल साम्राज्य की जो नींव है अब वो खत्म हो रही है, तो उसकी जगह हम अपना साम्राज्य स्थापित, और इसलिए जहाँ जहाँ दो छोटे छोटे राज्य थे मुगलों के अधीन, उन राज्यों को अटैक करके अपने अधीन कर लिया। तो वो लगातार युद्ध, कर्नाटक है तो कर्नाटक का दक्षिण में ही दक्षिण का जो भाग है ये दक्षिण और दक्षिण में ये जो जगह है ये हमारा। और मराठे लगातार इसको जीत रहे, लगातार इधर आक्रमण कर रहे, लगातार इधर आक्रमण कर रहे, लगातार और सब जीत रहे। तो ये आक्रमण करना ही, आक्रमण करके यहाँ से इसको चंदा साहिब को गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करके अपने यहाँ ले जाकर जेल में बंद कर, और यहाँ नूरुद्दीन और उसको भी बाद में छोड़ा गया, आया तो यहाँ पर विवाद हो गया। तो इसको मदद चाहिए थी चंदा साहिब को यहाँ पर चंदा साहिब को गद्दी पर बैठाने के लिए दूसरे। अब ये हो गया कि पहली बार भारत इंटरनल मामला कि आप व्यापार करने आते, आप व्यापार ना करके बल्कि आप इंटरनल मामले में। अब जब दुबले इधर गए तो जो अनवरुद्दीन की तरफ आ गए। देखिएगा ये इतिहास समझना है। चंदा साहब प्लस दुबले फ्रांस करने, और अनवरुद्दीन और प्लस अब इन दोनों के बीच में युद्ध होगा। यही युद्ध जो था वो कर्नाटक का, और ये इस युद्ध में सबसे पहले ये मास्टर। हाँ, एक चीज बताइए, कर्नाटक का प्रथम इसको सेंट थोमे का युद्ध है। ये प्रश्न बहुत पूछता है, सेंट थोमे का युद्ध किसको कहते हैं? कर्नाटक के प्रथम युद्ध को सेंट थोमे का युद्ध, इसको नोट कर लीजिए। पूछता है कि सेंट थोमे का युद्ध कौन सा युद्ध था? कर्नाटक का प्रथम, कर्नाटक का द्वितीय, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। आप कंफ्यूज कर लिया, नहीं पता है तो फर्स्ट पहला था, द्वितीय था, तृतीय था, एग्जैक्ट याद है तो फर्स्ट से फर्स्ट आपको नंबर पक्का है, कहीं जाने नहीं आपको। सेंट थोमे का युद्ध कर्नाटक का। तो इस युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया, पांचेरी का युद्ध, और फिर चंदा साहब बन गए नवाब कर्नाटक के। ठीक है, तो ब्रिटिशों की हार हुई तो उन्होंने सोचा कि आप क्या करें, तो उन्होंने फिर अनवरुद्दीन का एक लड़का था जिसका नाम था वजा उल्ला, मोहम्मद अली भी कहीं नहीं लिखा होगा, वल्ला जहाँ भी कहते हैं, मोहम्मद अली भी कहते हैं, वल्ला जहाँ भी कहते हैं, मोहम्मद अली या वल्ला जहाँ। उन्होंने इससे प्रॉमिस किया कि ठीक है हम तुमको लेकर गद्दी पर बैठना है वल्ला जहाँ। अब तो ये वल्ला जहाँ को मारने के लिए इसका पीछा करते थे, तो कुल मिला के ये वल्ला जहाँ को मार नहीं पाए फ्रांसीसी ने, और वल्ला जहाँ ही जो कर्नाटक का वो उतार में। लेकिन इसी समय घटना और घटी, इसी समय घटना और घटी हैदराबाद का। हैदराबाद में आसफ क्या की जरूरत है, सब विज्ञान में बहुत दिक्कत है। इतिहास के विद्यार्थी जो हमें तो समझ में आ रहा होगा, साइंस बैकग्राउंड हो है, तो समझना है। देखिए कि कोई इसमें जो अगर हम बहुत सोच बताएं आपको कि इंटरनल मामले में कोई कब इंटरफेयर किसी भी, इसको आपको अंडरस्टैंडिंग बनाना है कि अगर हम आपस में लड़े तो कभी किसी तीसरे को मौका मिला, ये चीज़ समझाना है। उसके बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप बहुत गहराई में जाकर नहीं पूछेंगे। लेकिन ये सीख हमको लेंगे, इतिहास इसीलिए पढ़ते हैं
कि हमको सीख मिले कि भविष्य में हमसे गलती नहीं। ये गलतियाँ होंगी ना कि हम आपस में गलती के लड़े, तो हमने फ्रांसीसियों को मौका दिया इंटरफेयर करने के लिए अपने मामले, हमने अंग्रेजों को मौका दिया, और एक समय ऐसा आया कि हम गुलाम हो गए। तो अगर फ्यूचर में अगर कभी कोई किसी की पर्सनल लाइफ में कभी कोई तो कभी ऐसे किसी तीसरी शक्ति को कभी से मदद नहीं चाहिए, वरना इसका नुकसान होगा। ये इसको इसलिए आपको इतिहास की आपके लिए सबक है कि अगर हम लेंगे तो फिर हमारा ही नुकसान है। और ये इसकी डिमांड भी इसको बढ़ाने का आपको समझाने का यही मकसद है। हैदराबाद में आ सकता है तो वहाँ पर भी दो लोग, एक शौकत जंग थे, एक मुजफ्फर जंग। तो अब ये कोई कहता है कि शौकत जंग चाहते हैं हम बन जाए, मुजफ्फर जंग चाहते हैं हम बन जाए। एक लोग चले गए फ्रांसीसियों के पास और एक लोग चले गए अंग्रेजों के पास, फिर युद्ध होगा। तो ये ऐसे युद्ध दोनों के चलते रहे। और इस युद्ध में एक जगह ऐसा आया जहाँ हैदराबाद में जो शासक बना उसको फ्रांसीसियों ने बनाया, और जो कर्नाटक का शासक बना उसको अंग्रेजों ने बनाया। यहाँ खिलाफत जंग को बनाया। अब अगर ये बनाएंगे तो कुछ लेंगे, यहाँ ये जैसे हम आपकी मदद करेंगे, ऐसा अंग्रेजों ने कहा जैसा उनके पास टेक्नोलॉजी थी तो ये कहते थे कि तुम अपनी सेना क्यों रखते हो, खत्म करो, हमको पैसा तो हम अपनी सेना से तुम्हारे रखते। ये अंग्रेज कहते थे भारत के छोटे से राज्य, अरे तो हमको पैसा यही तो सहायक संगठन क्यों रखते हो तुम अपनी सेना, तुम्हारी सेना तो कोई काबिल है, तो तुम अपनी सेना को खत्म करो, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी, तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो हम तुम्हारे। ऐसे धीरे धीरे करके सभी सेना और अपनी सेना इस्तेमाल की ताकि हमारे खिलाफ हम जो कहें वो, इस तरह से उन्होंने अपने पैर भारत में। अब ये भी पैर पसारे कैसे, अभी शुरुआत हुई है, कैसे कैसे पैर पसारे लगे, तो बंगाल से शुरुआत हुई, बंगाल से। तो अब लिया क्या, तो जो हैदराबाद था, हैदराबाद में जो फ्रांसीसी जो उसका नाम था गुस्सी नाम था उसका, तो इसको फ्रांसीसियों को ये पूछता कि क्या मिला आपसे, तो पूछा जाए कि जो फ्रांसीसियों को द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या मिला भारतीय राज्यों से, तो इनको बहुत कुछ मिला फ्रांसीसियों। ये एक उत्तरी सरकार है, इस एरिया की उत्तरी सरकार, जो किताब में बहुत पढ़ेंगे उत्तरी सरकार, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था एक बार, उत्तरी सरकार इसको दिया गया। तो उत्तरी सरकार में 4 इस एरिया का नाम है उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार में 4 राज्य थे, राजमुंद्री, चिकागो, मैं बताता हूँ आपको, मुस्तफानगर और एल्लोर। देखिए बहुत ही डीप चीज़ है, और रही प्रश्न पूछता है ऐसे नाम लिख के दे देगा कि कौन कौन से राज्य मिले थे फ्रांसीसियों को हैदराबाद से, उत्तरी सरकार में, या उत्तरी सरकार के कौन कौन से राज्य मिले थे जब उसने सलावत जंग को फ्रांसीसियों ने हैदराबाद का शासक अपॉइंट करा। तो ये प्रश्न पूछा गया है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और इसको नोट रखिएगा, कोई इतना डीप जाके कोई पढ़ता है भूल जाता है। तो उत्तरी सरकार के 4 जिले मुस्तफानगर, एल्लोर, राजमुंद्री और चिकागो, ये 4 जो एरिया था उत्तरी सरकार के, ये फ्रांसीसियों के थे। अब फ्रांसीसियों को क्षेत्र चाहिए ही था, क्षेत्र उनको मिल गया। तो एक जो संधि हुई पांडिचेरी की संधि जिसको बोलते हैं 1755 में, उसी को ये हुआ कि अंग्रेजों ने जो फ्रांसीसियों के क्षेत्र उनको मिल गया, इसके अलावा जो हैदराबाद के लोग थे, हैदराबाद का जो क्षेत्र था मैक्सिमम, वो उन्होंने फ्रांसीसियों को, उत्तरी सरकार। और दोनों संतुष्ट कहाँ हुए, संतुष्ट यहाँ हुआ कि हैदराबाद में फ्रांसीसी जिसको चाहते थे उसको गद्दी पर बैठाए, और कर्नाटक में जिसको अंग्रेज चाहते थे उसको गद्दी पर बैठाए। कर्नाटक में किसको पता है, मोहम्मद अली, इसको अल्लाह जा कहते हैं, किसके
किसने बैठाया? अंग्रेजों ने बैठाया, फ्रांसीसियों को आया। और फ्रांसीसी ने हैदराबाद में किसको बैठाया? सलावत जंग, जिसको अंग्रेज नहीं चाहते, तो वो अंग्रेजों को बैठाया। इस तरह से दोनों संतुष्ट हुए कि हमने एक को यहाँ बैठा दिया और एक को हमने अंग्रेजों ने यहाँ बैठा दिया और फ्रांसीसियों ने हैदराबाद। ठीक है। इसके बाद कर्नाटक का तृतीय युद्ध है, उसे इस सन से समाप्त हुआ तो पानी चाहिए। पहला नरसा पेरिस है, इसका पेरिस, और तीसरी हो गई। अब तो दो बचा है, सिर्फ एक कर्नाटक का थर्ड वार और जो प्लासी और बक्सर। तो कल आपका ये कर देंगे प्लासी बक्सर। अच्छा, तो हमको तो समय पीछे का पता ही नहीं। तो ये आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मेन चीज़ समझ में आना चाहिए। चलो ठीक है। तो गोलकुंडा के शासक का नाम बताइए जिसने सुनहरा फरमान जारी किया था।